एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। सुखबीर बादल ने चन्नी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा चन्नी ने 3 महीने में राज्य को लूटने का रिकॉर्ड बनाया, चुनाव के बाद जाएंगे जेल। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जेल जाएंगे। बादल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राज्य को लूटा है। चन्नी ने पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज उनका भतीजा जेल के अंदर है। मुझे पता चला है कि उसने कहा कि पैसा चन्नी का है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद चन्नी भी जेल जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी में होने वाली ओवैसी की रैली हुई कैंसिल, नहीं मिली परमिशन। यूपी चुनाव प्रचार के बीच हमले के 2 दिन बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक ओवैसी आज यानी शनिवार को 3 जगहों पर जनसभाएं करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने लोनी में रैली की इजाजत नहीं दी। लोनी में दोपहर 12 बजे ओवैसी की पहली रैली होनी थी। अब ओवैसी दोपहर 2 बजे छपरौली में और शाम 4 बजे गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि गुरुवार शाम को मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा में सभा को संबोधित करते हुए चुनाव जीतने के बाद गरीब लोगों के लिए न्याय योजना की शुरुआत करने का किया वादा। साथ ही भाजपा पर हिंदुस्तान को अमीर गरीब में विभाजित करने का लगाया आरोप। देश में जो हो रहा है आपको मालूम है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया और भाषण में मैं कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान चुने हुए अमीर लोगों का, अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे उद्योगपतियों का। उसमें चमकते हुए घर, मर्सिडीज गाड़ी, हवाई जहाज, जो भी आपको चाहिए उस अमीर हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। उस हिंदुस्तान में कानून से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको कुछ बनाना है, घर बनाना है, बनाओ। जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। अमीर हिंदुस्तान, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान। दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान, बेरोजगार हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में आपको ना शिक्षा मिलेगी, ना कोरोना के समय आपको स्वास्थ्य मिलेगा, अस्पताल नहीं जा पाएंगे, रोजगार नहीं मिल सकता, छोड़िए मनरेगा भी नहीं मिलेगा। 100 दिन की गारंटी जो कांग्रेस देती थी वो भी नहीं मिलेगी। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि यह देश एक है। इस देश के अंदर 2 देश नहीं बन सकते हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय गोवा में हम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ था
वहां भी हमने ये शुरुआत की है और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। हर महीने, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूखा जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को घबराए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाऊंगा। तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गोवा बनाना चाहते हैं। सबको हम जोड़ेंगे, मिलकर जो भी होगा मिलकर होगा, और फोकस हमारा रोजगार पे होगा। हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी समझती है, हमने किया है और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देंगे। अमृतसर में चुनाव प्रचार करने गए सिद्धू के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं खोला दरवाजा, लौटना पड़ा वापस। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को वह डोर टू डोर प्रचार करने के लिए अमृतसर के तिलक नगर इलाके में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे। यहां उनकी बैठक होनी थी। सिद्धू के पहुंचने के बाद उनके समर्थक काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ता का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इससे नाराज सिद्धू बिना किसी से मिले वहां से निकल गए। जेपी नड्डा ने कहा, 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल्स का हाथ था, जिनका पक्ष अखिलेश सरकार ने लिया था। समाजवादी पार्टी के लोग कोई गुंडों को प्रोटेक्शन देते हैं, कोई माफिया को प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं, कोई आतंकवाद का संरक्षण करते हैं। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, आतंकवाद का संरक्षण करते हैं, आतंकवाद का। मैं चाहूंगा मीडिया वाली इस बात को आगे बढ़ाए, और मैं आज प्रमाण सहित बात बोलने वाला हूं। इसको पूछे, 2007 में एक गोलघर बम ब्लास्ट हुआ था गोरखपुर में। इस बम ब्लास्ट में उस समय पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड इंडियन मुजाहिदीन और बांग्लादेश के हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, ये दो ग्रुप्स ने गोरखपुर में बम ब्लास्ट किया था गोलघर में, और यह 22 मई 2007 को किया। यूपी की पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये एनआईए ने इन दोनों संगठनों के लोगों को पकड़ा और उस पर 2 लोग पकड़ाए। एक का नाम था तारिक कासिम, ये आजमगढ़ का रहने वाला था, और दूसरा का नाम था खालिद मुजाहिद, ये जौनपुर का रहने वाला था। इन लोगों के खिलाफ केस चला। आपको जान करके आश्चर्य होगा, और मैं फिर आपको आरोप लगाता हूं अखिलेश जी को, कि बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने इनका केस विड्रॉ करने का सिफारिश की थी और केस को विड्रॉ किया था।
और केस को विड्रॉ करने में कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूं। यानी जो बॉम्ब ब्लास्ट करे, जिसमें बांग्लादेश के हरकत है, इस्लाम के लोगों का नाम आए, इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का नाम आए जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, और वो लोग पकड़े जाए, पकड़ने के बाद उनके ऊपर केस चले और अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री केस विड्रॉ करें। और आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया और केस चला, और आज तारिक कासिम जो है वो आजीवन कारावास जेल में है। ये हमको ध्यान रखना। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी से शिकायत, लगा बड़ा आरोप। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी एवं राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पर जाति बदलकर संविधान और जनता को धोखा देने की बात कही है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सोनी ने कहा कि लंबे समय से एसपी सिंह बघेल द्वारा जाति को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बघेल के अभिलेख सार्वजनिक करते हुए बताया कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने अपनी जाति ठाकुर दिखाई है, जो सामान्य वर्ग में आती है। वहीं नौकरी से लेकर 3 बार उन्होंने अपनी जाति पिछाड़ वर्ग में बताकर चुनाव लड़ा है। अधिवक्ता ने इसे धोखा बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण से शिकायत की है। उन्होंने करहल सीट से बघेल का नामांकन निरस्त करने के लिए कहा है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी उन्होंने शिकायत भेजी है। कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे करहल में लोगों को जाकर यह बात बताएंगे। इसके साथ ही कोर्ट की भी शरण लेंगे। मैनपुरी आने का पहला उद्देश्य मेरा ये है कि भारत के संविधान की रक्षा करना, और भारत के संविधान की कोई अवहेलना करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मीडिया के माध्यम से जनता को जागृत करना। तो ये करहल सीट से जो विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया है एसपी सिंह बघेल ने, सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर, 4-5 तो इनके नाम है। इन्होंने भोपाल में शिक्षा ग्रहण की ठाकुर जाति का बनके, वो टीसी हमने लगाई है। तो शिक्षा इनकी ठाकुर जाति से है, सिकरवार जाति से है। और जब ये पुलिसकर्मी बने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंगरक्षक बने, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के हो गए। और ये जलेसर से 3 बार लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए, तो वहां इन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र लगाया। इसके बाद बीएसपी से राज्यसभा में गए तो अन्य पिछड़ा वर्ग का लगाया। टूंडला में ये एमएलए का चुनाव लड़े, वहां इन्होंने धनगर जाति का प्रमाण पत्र लगाया है। और वो धनगर जाति का प्रमाण पत्र ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा परफॉर्मा नहीं है सरकार का जिसमें जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। वो एक टाइप हो रहा है और टाइप के बाद उसमें किसी रिट का हवाला है कि उस रिट के अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। आप जिलाधिकारी से भी मिले थे मैनपुरी जी, क्या हुआ सर? और हमने कहा था कि आप इनके पर्चे को आप दिल्ली भेजिए, वो तय करेंगे कि आखिर इनकी जाति क्या है। इन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। 8 मुकदमों में से 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिए हैं और 2 मुकदमे इन्होंने लिखे। तो 3 मुकदमों की इन्होंने हेराफेरी की है, 3 मुकदमे अपने पर्चे में नहीं लिखे हैं। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते सांसद संजय सिंह ने की मुजफ्फर बुड़ाना विधानसभा में की चुनावी जनसभा। पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव प्रचार में है। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, ये आपको सुनना और समझना चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम कहते हैं आपके बच्चों को अच्छा स्कूल देंगे। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी नहीं खाना पड़ेगा, अस्पतालों में अच्छे इंतजाम करेंगे,
कोई अस्पताल में जाके भर्ती होके मरने के लिए मजबूर नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो थानों और तहसीलों की रिश्वत बंद हो जाएगी और जो रिश्वतखोर होंगे उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके गन्ने के दाम के लिए जब आप सड़क पर उतरते हैं, आपको लाठियों से पीटा जाता है, आपको गन्ने का दाम नहीं दिया जाता, आप अपने खेतों में गन्नों को जला देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर गन्ने का दाम आपके खाते में होगा और हर साल गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इसी बागपत के अंदर हमने देखा, मुजफ्फरनगर में हमने देखा, किसान कर्ज से डूबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की धरती पर, चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर अगर किसान को कर्ज के बोझ के तले दबकर मरना पड़ रहा है तो इसका मतलब मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनसे सावधान हो जाना, ये एक मनहूस पार्टी है। और मनहूस पार्टी क्यों है, मैं क्यों कहता हूं इनको? आम आदमी पार्टी वाले पूछते हैं स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फसल का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और भाजपा वाले चुनाव प्रचार में आते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए। इन बेईमानों ने, इन मनहूसों ने बार बार शमशान 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 करके कोरोना में गांव गांव में शमशान बना दिया। आगरा में सपा आरएलडी की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर किया बड़ा हमला। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारपीट छात्रों के साथ की गई वो तो एक प्रमाण है। बड़े बड़े दावे आज भी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग करते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्नाव, हाथरस और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। बाबा साहेब की इस धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है और बाबा साहेब के द्वारा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश को संविधान दिया, नागरिकों को अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प था। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। आगरा के नागरिकों को, सिटीजन्स को मैं याद दिलाता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी का भी बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा। आगरा की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों प्रयास किए और अखिलेश जी ने अनेकों प्रयास किए यहां की कनेक्टिविटी के लिए, यहां के ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आगरा शहर का अपना एक विशेष महत्व रहेगा। आप टूरिज्म को देख लें, 1 करोड़ 9 लाख देश के हर कोने से और विदेश से यहां पर्यटक
2019 में आई थी। और कोविड महामारी कर लीजिए, कह लीजिए, या जो आर्थिक तंगी है जिसका प्रभाव सबके जेब पर पड़ रहा है, उसका असर यह पड़ा कि 2020 में वो आंकड़ा गिर के मात्र 27 लाख रह गया, यानी ऑलमोस्ट 20% रह गया। तो उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए राज्य सरकार को कदम लेने पड़े। फिर आलू का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसानों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्मस्थली रही। आलू के किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? ये सवाल मैं योगी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और बाकी कई चीजें हैं जो गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं जिसकी घोषणाएं लगातार हो रही हैं, जो हमने सोचा है कि सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, हमने जो संकल्प हैं, और किसान और नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता, मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में, प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। बढ़ती ठंड के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही देश के इन हिस्सों में ठंड भी काफी होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। यूपी में कोरोना के 3,807 नए केस मिले, 9 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा नए रोगी मिले। बीते गुरुवार को 5,307 मरीज मिले थे, यानी 24 घंटे में मरीजों की संख्या 28% घटी है। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा 1.6 लाख सक्रिय केस 17 जनवरी को थे। ऐसे में 18 दिनों में कुल 65.8% रोगी कम हुए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2.2 लाख लोगों की कोरोना जाँच की गई है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।